कर रहे हैं नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी जो है मोलैरिटी की तरह ही है, बस एक चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो भी नंबर ऑफ मोल्स जैसा ही है। मोल्स के कैलकुलेशंस जैसे होते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट के कैलकुलेशंस भी होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अपन, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं आएगा, इधर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो अपॉन मोलर मास करते हैं, मोल्स में मोलर मास, और इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट में क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है, शब्द एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मोल्स में मोलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। समझ में आया, कैलकुलेशन वही है, मोल्स का कैलकुलेशन मास अपॉन मोलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मोल जैसा ही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लेंगे, कोई भी जो सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन लिए। अब हम उसमें चेक कर रहे हैं कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डले हुए हैं। अगर मैं ये चेक करूं कि कितने मोल सॉल्यूट के डले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये कौन सा कंसंट्रेशन बन गया, ये मोलैरिटी बन गई। समझ में आया, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए हैं, दिस इज मोलैरिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के घुले हुए हैं, ये क्या चीज है, नॉर्मेलिटी। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है। और मोलैरिटी इन्वॉल्व करेंगे तो इसको कैसे देखेंगे, फिर 1 लीटर सॉल्यूशन लेने के बजाय हम क्या लेंगे, 1 kg सॉल्वेंट लेंगे, उसमें जितने मोल सॉल्यूट के होंगे ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी कहलाएगी। समझ में आई बात। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉर्मेलिटी। समझ में आ रही बात। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolve per liter solution, number of gram equivalent, ठीक है। so normality is equal to ये भी नंबर्स है ना, जैसे मोल नंबर होते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या चीज है, नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर। याद रखेंगे यहां भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर मिलीलीटर है तो उसको आप लीटर बनाएंगे, ठीक है। लीटर बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, आगे चल के 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे डिवाइड करना था कि मल्टीप्लाई करना था। तो मेरा पुराना तरीका आप याद रखेंगे, जैसे 25 मिलीलीटर को लीटर बनाना है तो मिली को आप क्या लिखना जानते हैं, 10⁻³ तो कौन बचा, सिर्फ अब लीटर बन गया लीटर। 25 इंटू इस मिली को हमने लिख दिया 10⁻³ लीटर का लीटर, चेंज हो गया लीटर में। समझ में आ रहा है। तो इसमें लफड़ा नहीं रहेगा कि हमको 1000 डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है। जहां पे मिलीलीटर दिखा, मिली को फट से क्या लिख दिया, 10⁻³ वहीं चेंज हो गया। ये तो याद रहेगा, ये आप करते आ रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब इसमें जिस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट के लिए। मोल का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन कैसे होते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब हम इसको, ठीक है,
ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे मोल का कैलकुलेशन होता है। किसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जा रहे हैं? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मास भी किसका लेना है? सॉल्यूट का। और मोलर मास भी किसका लेना था? सॉल्यूट का। उसी तरह यहां भी मास हम किसका लेंगे? सॉल्यूट का। मोल्स में मोलर मास आ रहा था, तो ग्राम इक्विवेलेंट में क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? ठीक। दिस इज इक्विवेलेंट मास। शॉर्टकट इसका हम बना रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं लिख रहा हूं ये इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। गिवन मास को, मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? W वेट, और सॉल्यूट का है इसलिए B, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ही लेंगे ना मोलर मास, ये भी सॉल्यूट का, ये भी सॉल्यूट का, तो ये भी सॉल्यूट का, ये भी सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं सिंबल बना रहा हूं EM, इक्विवेलेंट मास। ठीक। अच्छा, इसकी यूनिट पहले हम डिसाइड कर लेते हैं ना, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट इसके फॉर्मूले से पता चलेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम तो लीटर में रहेगा, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी किस में आएगी? तो इसका हमने यूनिट ही बना दिया इक्विवेलेंट। क्या यूनिट बनाया? तो इसकी यूनिट देखिए, यूनिट है इक्विवेलेंट न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर में क्या है? लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो गई नॉर्मेलिटी की। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी? मोलैरिटी की मोल पर लीटर। मोलैलिटी की यूनिट क्या हो रही थी? मोल पर केजी। ठीक है। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या बनी? इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हमारा पूरा कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करता है कि आप ग्राम इक्विवेलेंट कहां से कैलकुलेट करके ला रहे हैं। ठीक है। और ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूट कैसा दिया हुआ है। ठीक है ना? हाँ, यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्का? अच्छा, इसका अब हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं नॉर्मेलिटी का। देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख दूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं? दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये भी सॉल्यूट का, ये भी सॉल्यूट का। पहले से क्या है यहां पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, VL लिख देता हूं लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक समझ में आया? आया? अच्छा, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हम पहचान रहे हैं? देखिए, ये क्या चीज है? वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये हम पहचान रहे हैं। ये क्या चीज है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी हम पहचान रहे हैं। इसको नहीं पहचानते। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? ठीक है, ये वाला मास। किसी भी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास किसकी जगह पर आ रहा है? मोलर मास की जगह पर। तो ये वही चीज होगा जो मोलर मास है। ठीक है। इसका कैलकुलेशन भी मोलर मास जैसा ही निकलता है। किसी भी कंपाउंड का जो भी मोलर मास होता है लगभग लगभग वही इक्विवेलेंट मास होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें एन फैक्टर का। किस चीज का? एन फैक्टर के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग नाम यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या नाम हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा इसको समझिए। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला समझ में आया कि इसको कहां से बनाया? ठीक है, समझ में आ रहा है इसको कहां से बनाया? नॉर्मेलिटी का क्लियर है या इसमें कोई डाउट है?
एक ही चीज का डाउट है कि ये कहां से आ रहा है, ये, बाकी तो क्लियर है ना। अच्छा, अगर क्लियर है तो मैं फिर से आपको एक चीज दिखाता हूं। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम इज व्हाट, स्ट्रेंथ। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो स्ट्रेंथ के साथ नॉर्मेलिटी का रिलेशन समझ में आ रहा है आपको, तो इसको हम बना लेते हैं। ये वाला फैक्टर जो है ए, ये इसको क्या लिख दिए, इसको हमने लिखा स्ट्रेंथ और नीचे क्या बचा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो एक रिलेशन यहां से हमको ये मिल गया कि स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी से किसको मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट मास को, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक रिलेशन मिल गया स्ट्रेंथ के साथ। एक तो ये हो गई बात, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, इसको हम अभी एक स्टेप और बनाएंगे ना, तो आप यहां पर थोड़ा सा जगह और छोड़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये वाला क्वांटिटी कैसे निकाला जाएगा किसी भी सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट मास किसका देख रहे हैं हम, सॉल्यूट का। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है। सॉल्यूट कभी आपको एसिड देगा, कभी बेस देगा, कभी सॉल्ट देगा, कभी कोई एलिमेंट दे देगा, कभी कोई आयन दे देगा। तो डिफरेंट सॉल्यूट के लिए उसके इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। तो इसका कैलकुलेशन मैं सेपरेटली करता हूं यहां पर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट कभी एसिड हो सकता है, कभी बेस हो सकता है, कभी सॉल्ट हो सकता है, कभी एलिमेंट हो सकता है, कभी आयन हो सकता है। इसके अलावा भी कोई चीज होती है क्या? हर चीज तो एलिमेंट से मिलकर बनता है, दिस इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो चार्ज वाला होगा, आयन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला इक्विवेलेंट मास लगभग क्या है, मोलर मास है। तो इसको देखिए, मान लो हमको एसिड देता है, तो हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। किसी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं है, मोलर मास ही है, मोलर मास ऑफ एसिड। जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास लिए, इस मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं एन फैक्टर से। किससे डिवाइड करते हैं, एन फैक्टर एक नया टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसी को कुछ टीचर यूज करते हैं वैलेंसी, टोटल वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इसी के लिए कुछ टीचर यूज करते हैं बेसिसिटी, एसिडिटी। समझ में आ रहा है, ये सब एन फैक्टर है। एन फैक्टर क्या चीज है, एक नंबर है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है ना, अब इसको समझिएगा। अगर हमको सॉल्यूट के रूप में एसिड दिया हुआ है, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है भाई, किसको बोलते हैं एसिड, जो H+ आयन देने वाला होगा वो एसिड होगा। बस जितने H+ आयन देगा वो इसकी बेसिसिटी कहलाएगी। एसिड में क्या देखते हैं, बेसिसिटी, और बेस में क्या देखते हैं, एसिडिटी। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक एसिड है, एक एसिड जितने H+ आयन देने की कैपेबिलिटी रखेगा, जितने नंबर ऑफ, अगर वो एक H+ दे रहा है तो उसका एन फैक्टर 1 हो गया, वो 2 H+ दे रहा है उसका एन फैक्टर 2 हो गया। और एसिड के केस में इस एन फैक्टर का ही नाम हमने क्या रखा है, बेसिसिटी। समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं बैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल बैलेंसी। एसिड का टोटल बैलेंसी कितना, जितना वो H+ आयन देना चाहता है। ठीक है ना, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अगर हमारा सॉल्यूट एसिड है तो क्या करना है, उसका क्या देखना है, बेसिसिटी। एन फैक्टर यहां पर क्या होगा, बेसिसिटी। तो इसको हम इसके बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या चीज है, इधर सेपरेटली लिखिएगा। व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ
डिस्प्लेसिएबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ये शर्त है, एक मॉलिक्यूल एसिड में देखना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड के लिए हम बेसिसिटी देखते हैं, एसिड के लिए बेसिसिटी। देखिए देखिए देखिए, एक मॉलिक्यूल का कोई एसिड है, ठीक है, वो एसिड अगर हम पानी में डालते हैं या उसको डिसॉल्व करते हैं, वो जितने H प्लस देगा उतने ही नंबर क्या बन जाएंगे, उसका बेसिसिटी कहलाएगा या एन फैक्टर कहलाएगा। दिस इज एन फैक्टर, यही एन फैक्टर है, ठीक है। पहली चीज बेसिसिटी। समझ में आया भाइयों कि नहीं आया? आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं HCl का। ये एक मॉलिक्यूल है कि दो मॉलिक्यूल है? कहां से देखते हैं आप मॉलिक्यूल? ये सामने जो नंबर लिखा होता है वो मॉलिक्यूल की गिनती बताता है। यहां कितना नंबर लिखा हुआ है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये कितने मॉलिक्यूल हुए एसिड के? 1 मॉलिक्यूल। इसको पानी में घोलिए, ये कितने H प्लस दे सकता है? एक H प्लस देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है ना। H2SO4 लिए, ये कितने H प्लस दे सकता है? 2 H प्लस, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2, ठीक है। हमने H3PO4 लिया, ये कितने H प्लस दे सकता है? 3 दे सकता है घोलने पर, तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई ना, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 लिया, ये कितने H प्लस देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 दिया, पानी में डाला, ये कितने H प्लस देगा? बोलो ना, 6 देगा ना, 6 एटम है इसके पास, 6 देगा। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 6। समझ में आ रहा है? तो एक मॉलिक्यूल जितना देगा, एक मॉलिक्यूल क्या 6 होगा इसका बेसिसिटी? नहीं होगा, 6 नहीं होगा ना। 2 मॉलिक्यूल मिल करके 6 दे रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना देगा? 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जितने H प्लस आयन डिस्प्लेस कर सकता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है, या एन फैक्टर कहलाता है, ठीक। इसी तरह से अगर मेरे पास दिया हुआ सॉल्यूट बेस है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, कोई भी बेस जैसे NaOH हो गया, CaOH2 हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? इस बेस का मोलर मास लेंगे, मोलर मास, और अब की बार हम इसको एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। एसिडिटी हमेशा हम किस में देखते हैं? बेस में देखते हैं, ठीक है। और एसिडिटी क्या चीज है? वही नंबर ऑफ OH माइनस आयन। भाई बेस क्या दे सकता है? OH माइनस, तो जितने OH माइनस आयन देगा वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी, ठीक है, या एन फैक्टर कहलाएगा, उसी को एन फैक्टर बोलेंगे एक शब्द में। सो एसिडिटी ऑफ बेस, और ये क्या था? बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड बेस की एसिडिटी क्या चीज होती है? नंबर ऑफ OH माइनस डिस्प्लेसेबल आयन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। बेस, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे, ये कितने OH आयन माइनस आयन दे सकता है? एक दे सकता है, ओनली 1 OH माइनस आयन, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? एसिडिटी बोलिए या एन फैक्टर बोलिए, एक ही बात है, एन फैक्टर। कितना एन फैक्टर हुआ इसका, या कितनी बैलेंसी हुई इसकी? 1। अगर हम ले लें CaOH2, इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये कितने OH माइनस आयन देगा? 2 देगा, 2 OH माइनस आयन, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2। इसी तरह से आगे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये बेसिसिटी और एसिडिटी कैसे निकालना है? दिस इज एन फैक्टर।
ठीक है, ये हो गया ना। तीसरी चीज, अगर हमको सॉल्ट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, है ना, एसिड था तो हमने बेसिसिटी देख ली, H प्लस आयन कितने दे रहा है, बेस था तो हमने एसिडिटी देख ली, OH माइनस आयन कितना दे रहा है। सॉल्ट है तो क्या देखेंगे, सॉल्ट के पास होता है कि अगर मैं उसको पानी में डाल दूं तो क्या होगा, घुल के क्या होगा, वो तो आयनिक कंपाउंड होता है सॉल्ट, सॉल्ट टूट जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंट में, अपने आयंस में टूट जाएगा, और टूटेगा तो एक के पास प्लस आएगा, एक के पास माइनस आएगा। तो एक सॉल्ट किससे बनता है, आप पहले ये सोचिए, सॉल्ट बनता है एक मेटल के एटम से और एक नॉन मेटल के एटम से। जैसे Na क्या है, मेटल, और Cl क्या चीज है, गैस, नॉन मेटल ही है, हेलोजन फैमिली का मेंबर है, समझ में आया। ऐसे सॉल्ट बनता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटल होता है। तो मेटल के ऊपर जितने चार्ज आएंगे ये उसका एन फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्ट में एन फैक्टर किसको देखते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके ऊपर आता है, मेटल के ऊपर आता है। कोई भी आप सॉल्ट चेक करके देखिए, CuSO4 ले लीजिए, ठीक है ना, Cu के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा +2, SO4 के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा -2। तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी आती है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट के केस में हम क्या करेंगे, सॉल्ट का मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल एटम। समझ रहे हैं ना, मेटल एटम कहां से आ रहा है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल एटम। मेटल एटम में जितनी पॉजिटिव वैलेंसी होगी उसी को हम यहां डिवाइड कर देंगे, यही इसका एन फैक्टर है। ये नीचे वाले हम जितने लिख रहे हैं यही क्या है, एन फैक्टर, ठीक है। ये चौथी चीज यहां पर ले लेते हैं। और क्या हो सकता है भाई, एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, एलिमेंट। अगर हमको एलिमेंट दिया हुआ है तो हम इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देखिए मोलर मास किसका निकाला जाता है, मोलर मास किसी कंपाउंड का निकाला जाता है। और एलिमेंट कंपाउंड होता है क्या, एलिमेंट तो खुद अकेला होता है, प्योर सब्सटेंस। जब एक से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तब कंपाउंड या मिक्सचर बनता है ना, है कि नहीं। जैसे आयरन एक एलिमेंट है ना, लेकिन FeO3 क्या चीज है, एक कंपाउंड है, एक से ज्यादा एलिमेंट मिल गए। ये बात समझ में आ रहा है। और कंपाउंड का मोलर मास देखा जाता है, एलिमेंट का नहीं। भाई जो मॉलिक्यूल होगा उसका ही मोलर मास निकलेगा ना, जो मॉलिक्यूल नहीं होगा उसका क्या निकलेगा, उसका तो मोलर मास नहीं निकलता, तो फिर उसका क्या निकलता है, उसका एटॉमिक मास निकलता है। एक सिंगल एलिमेंट है, एटम होगा ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में सब आपको क्या लिख करके दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल की एटम, सबके सब एलिमेंट हैं, उसके एक पार्ट लिखे हुए हैं, तो एटम लिखे हुए हैं सबके। तो एटम का कौन सा मास देखते हैं हम, एटॉमिक मास। इसलिए एलिमेंट है तो हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, हाँ, एलिमेंट की जितनी बैलेंसी होगी उससे डिवाइड कर। भाई अकेला है ना एटम, उस एटम की जितनी बैलेंसी होगी उससे डिवाइड कर देंगे। बैलेंसी यानी चार्ज, ठीक है। टोटल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन, आयन के लिए कैसे निकालेंगे, आयन तो फिर और छोटा हो गया ना। एक एलिमेंट था, उसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या दे दिए, तो फिर वो आयन बन गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया ना, एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ गया। जैसे Na+ एक आयन है, Na+ ना तो एटम है, ना मॉलिक्यूल है, ना कंपाउंड है, तो क्या है, आयन है। चार्ज आ गया उसके ऊपर, पोलैरिटी बिल्डअप हो गई, तो उसका फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, आयन का। तो Na+ का क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका निकलता है, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का। Na+ मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है, तो मॉलिक्यूलर मास तो निकलेगा नहीं, मोलर मास नहीं निकलेगा। Na+ एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो एटॉमिक मास भी नहीं निकलेगा। Na+ आयन है,
इसलिए आयन का क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास। फॉर्मेलिटी जो हम बनाने वाले हैं वो किसके लिए है, आयनिक कंपाउंड के लिए। जो आयन होता है उसका फॉर्मूला मास देखा जाता है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, वही है जो आप एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, जैसा आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसा ही कैलकुलेशन उसका भी होता है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय, यहां क्या करेंगे, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है, जितना प्लस माइनस है, उससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑन आयन। ये इसका एन फैक्टर है, चार्ज ऑन आयन, दिस इज एन फैक्टर। डिनोमिनेटर में जो भी चीजें लिखी हैं वो सब के सब क्या हैं, एन फैक्टर। इन सब को एक शब्द में बोलना है तो एन फैक्टर बोलेंगे, अदरवाइज अलग अलग। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, मेटल के ऊपर का चार्ज। एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी टोटल वैलेंसी। आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है, आयन का चार्ज, ठीक है। ये सब एन फैक्टर हो गए, ठीक बात, यहां तक समझ में आया। अच्छा अब देखिए, अब देखिए हम इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। तो आंसर है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही है ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैं इस इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दूं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिख सकता हूं ना। तो इसको हमने लिख दिया, यहां देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हमने क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही था। अब इसकी जगह पर, इक्विवेलेंट मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय। अब एन फैक्टर अलग अलग केस में आप समझ गए ना, एसिड होगा तो बेसिसिटी देखेंगे, बेस होगा तो एसिडिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर अब हम लिख रहे हैं, दिस इज वेट डिवाइडेड बाय, इक्विवेलेंट मास क्या चीज है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ये पहले से है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसको मैं ऊपर ले जाऊं एन फैक्टर को। सो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर, ये बना, समझ में आया। तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला बन गया, नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा इस फॉर्मूले में फिर से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए इतना हिस्सा देखिए, ये क्या चीज है, वॉल्यूम, ये मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी। तो ये हिस्सा क्या बन गया, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रिटन एज, दिस इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये एक रिलेशन मिला, एक रिलेशन क्या मिला, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एक रिलेशन क्या मिला, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। ये चीज समझ में आया। जैसे अच्छा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या चीज है, कंसंट्रेशन, क्या चीज है, और कंसंट्रेशन किसका देखा जाता है, बोलिए बोलिए, कंसंट्रेशन किसका देखते हैं हम, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में ही सब कंसंट्रेशन टर्म आ रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मुझको पता है, कोई सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है और उसकी मोलैरिटी मैं जानता हूं, ठीक है, और मुझको ये पता है कि ये सॉल्यूशन किस चीज का है, एसिड का है कि बेस का है कि सॉल्ट का है, यानी कौन सा सॉलिड उसमें डाला हुआ है। मुझको मालूम है कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कुछ है 0.1 है, मान लो जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 है। तो क्या आप इसका नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, कैसे, आपको मालूम है ये एसिड का सॉल्यूशन है, तो क्या देखेंगे आप एसिड के लिए, बेसिसिटी, वो क्या बन गई, एन फैक्टर। आपको मोलैरिटी पता है, उसकी मोलैरिटी में से एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया तुरंत,
समझ में आया? तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे अलग अलग, नहीं तो नॉर्मेलिटी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसीजर। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसी तरह का एक रिलेशन और हमने बनाया था मोलैरिटी के लिए। क्या था भाई? कुछ था क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बस का बनाया ना? स्ट्रेंथ का बस बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक हो गया? अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो फिर क्या करेंगे? अगर मेरे को मालूम है कि एक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 0.1 है, तो फिर उस मोलैरिटी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप? एसिडिटी, बिल्कुल ठीक। तो एन फैक्टर बदलता जाएगा। ये किसके हिसाब से सेट होता है? सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, सॉल्यूट कौन सा डाला है, एसिड का है कि बेस का है कि सॉल्ट का, तो ये फिर चेंज होता जाएगा। कभी आप बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी आप एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आया? आ रहा है ये? तो इसको नोट करिए, इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चीज देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मुझे एक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है और मैं उसकी नॉर्मेलिटी निकालना चाहता हूं, मोलैरिटी पता है। ठीक है, पहली चीज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसे हैं? एसिड वाले हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मुझे इसकी मोलैरिटी पता है। मोलैरिटी क्या करेंगे? बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपने देखा, दिमाग में आ रहा है ये? आ रहा है ना? पक्का? पक्का। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? बेसिसिटी से। और ये हमारा क्या चीज है फाइनली? एन फैक्टर। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर डिसाइड हो रहा है कि सॉल्यूशन कैसा है, उसकी वजह से। ये अगर बेसिक हो जाए तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मोलैरिटी में एसिडिटी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एन फैक्टर एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी मुझे पता हो, क्या पता है? एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी मैं जान रहा हूं, मोलैरिटी निकालना चाहता हूं और मुझको पता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे नॉर्मेलिटी को, मोलैरिटी आ जाएगी। अब इसमें इंटर कन्वर्जन तो आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए, हमने स्ट्रेंथ का एक रिलेशन बनाया है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या चीज है? कंसंट्रेशन टर्म है। तो कंसंट्रेशन टर्म अगर है तो स्ट्रेंथ किसका देखते हैं? सॉल्यूशन का देखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है स्ट्रेंथ की? ग्राम पर लीटर ना, ग्राम पर लीटर, याद रखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मैं जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं? मोलैरिटी नोन है, मान लीजिए मोलैरिटी मुझको पता है और उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मैं निकालना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक। किसके मोलर मास से? मोलर मास हमेशा किसका देखा जाता है? सॉल्यूट का। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? पक्का? मुझको मोलैरिटी पता है
और मैं स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं तो मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर दिए सॉल्यूट के मोलर मास से, स्ट्रेंथ आ जाएगा सॉल्यूशन का। या किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मुझे पता है और मुझको मालूम है कि वो किस चीज का सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट क्या डाला गया है, तो क्या हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं? स्ट्रेंथ हमको मालूम है, क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर दो स्ट्रेंथ को, तो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता हो सॉल्यूशन की, तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, नॉर्मेलिटी में मोलर मास नहीं आता, इक्विवेलेंट मास आता है। अभी फॉर्मूला आपने लिखा ना, इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्विवेलेंट मास किसका देखा जाता है? किसका देखा जाएगा? सॉल्यूट। मास हमेशा किसका देखा जाएगा? सॉल्यूट का, चाहे वो मोलर मास हो, चाहे वो ग्राम फॉर्मूला मास हो, चाहे वो इक्विवेलेंट मास हो, किसी भी टाइप का मास हो, ठीक है, सॉल्यूट का, ठीक है। तो हमको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ये और स्ट्रेंथ पता है हमको, स्ट्रेंथ पता है, हम नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे स्ट्रेंथ को। अब ये सारी बातें आपके दिमाग में बनी रहे तब तो कोई बात है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? बन जाएगा निकालते। इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता, मोलर मास ही होता है, बस उसको डिवाइड किससे करना रहता है? एन फैक्टर से। अब वो एन फैक्टर कैसे डिसाइड होता है? चेक करेंगे कि सॉल्यूट एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ज़्यादातर यही 3 चीज़ें दी जाती हैं, एसिड बेस सॉल्ट, एलिमेंट आयन नहीं दिए जाते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये मेथड अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? स्ट्रेंथ एक सॉल्यूशन का। अगर मैं ये मेथड अप्लाई करता हूँ तो भी मुझे क्या मिल जाता है? स्ट्रेंथ। तो इसका कैलकुलेशन भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता है, इसका कैलकुलेशन भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये वाला पार्ट भी स्ट्रेंथ के बराबर है, ये वाला पार्ट भी स्ट्रेंथ के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर बराबर होंगे। समझ में आया? देयरफॉर अब हम शॉर्टकट में इसको लिख रहे हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये कहाँ से लिखा, समझ आया? पक्का? हाँ। अब देखिए, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का मैं रेशियो ले लेता हूँ, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, यानी इस मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के नीचे कर दिया तो ये कहाँ आ जाएगा? मोलर मास के नीचे, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये दोनों सॉल्यूट के लिए होते हैं, सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर से, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास क्या होता है? एक नंबर होता है। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एक नंबर। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, एक नंबर। तो इसके रेशियो को हमने लिख दिया एक नंबर, n। क्या लिख दिया? n। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज एन इंटीजर, कोई भी नंबर होगा, प्लस माइनस भी चलेगा, इंटीजर है ये, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी हमेशा एक नंबर आएगा। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का तो हमेशा क्या आएगा? एक नंबर आएगा। और ये नंबर किससे डिसाइड होता है? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से। ये कहाँ से आता है? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से। और यही नंबर किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी के बराबर, ठीक है। सो अगर मुझे मोलैरिटी पता है, उस मोलैरिटी में अगर मैं इस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो फट से क्या आ गया? नॉर्मेलिटी आ गया। ये इसका रिलेशन बन गया। या इस नंबर से नॉर्मेलिटी को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी उधर ले जाओ, नंबर इसके नीचे ले आओ, ठीक है ना। ये नंबर क्या चीज है? इंटीजर। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एटसेट्रा, कुछ भी नंबर हो सकता है। गिवन नहीं रहेगा, गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। n दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास तो कर सकते हैं ना। सॉल्यूट अगर मुझे बता दिया जाए कि NaCl है,
या मुझे बता दिया जाए H2SO4 है, तो हम उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। मोलर मास में ही अगर बेसिसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास। जैसे HCl का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास, क्लोरीन का कितना होता है मास 35.5 और एक हाइड्रोजन का 36.5, 36 ही मानिए अभी मोटा मोटा, ठीक है, 36 हुआ, ये उसका मोलर मास हो गया 36। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी कितना हो गया HCl का 1, तो 36 डिवाइडेड बाय 1, 36, 36, दिस इज 36, दिस इज 36, n कितना आया 1 आया। H2SO4 का बताइए मोलर मास कितना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। H2SO4 का ओरल कितना होता है, H2SO4 का 98 होता है, ओरल याद रखिएगा। H2SO4 का मोलर मास कितना आया, 98 आया। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय कितना करना है 2, भाई वो कितने H प्लस दे सकता है, 2 दे सकता है, तो n फैक्टर कितना हो गया उसका 2, 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 49 हुआ। सो दिस इज 98 मोलर मास डिवाइडेड बाय 49 कितना आया 2, आएगा 2 कि नहीं आएगा, आएगा। तो n कितना हो गया 2, तो n तो आप निकाल सकते हैं ना, अगर आपको सॉल्यूट मालूम है तो आप मोलर मास निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, डिवाइड करके फट से n निकाल लो, n को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी आ गया, n को नॉर्मेलिटी के नीचे लगा दो, डिवाइड कर दो, मोलैरिटी आ गया, ठीक है। ये रिलेशन हो गया मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का, इसको नोट कर लीजिए, ये हम जगह जगह यूज करेंगे आगे, ठीक है। देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों चीजें हम समझ गए कैसे कैसे होता है, इनके आपस के रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन समझिएगा। जब हम मिक्सचर लेते हैं या सॉल्यूशन लेते हैं, दो अलग अलग या दो एक जैसे सॉल्यूशन, और उनको मिक्स करते हैं आपस में, ठीक है। एक कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जाहिर सी बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से बनता है। हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो एक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देने से सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक बात। अगर एक सॉल्यूशन है, हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया है तब सॉल्यूशन बना है, यानी इसमें सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट है तो इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, कि कितने मोल डले हैं, कितना वेट का डला है सॉल्यूट, कितने मोल डले हैं, होगा ना, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का होगा कि नहीं। तो सॉल्यूट के मोल्स अगर हमको पता चल जाए, सॉल्यूशन का कितनी क्वांटिटी है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। समझ में आया। सॉल्यूट का अगर हमको इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हमको पता हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं एक कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, 5 लीटर लिया, कुछ वॉल्यूम लिया, इसकी अपनी कुछ मोलैरिटी है, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी मोलैरिटी हो सकती है। एक दूसरे कंटेनर में हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया, इसका अपना कुछ वॉल्यूम हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, इसकी अपनी कुछ मोलैरिटी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी। तो दो कंटेनर में हम अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक चीज मेंटेन रखेंगे कि ये सॉल्यूशन अगर मैंने एसिड का बनाया है तो ये भी एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों एक जैसे सब्सटेंस के सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ, हमने अंतर किस में लाया, इसमें हमने ज्यादा सॉल्यूट डाला है, इसमें कम सॉल्यूट डाला है। ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएंगे, कम सॉल्यूट डालेंगे तो नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी कुछ होगी, ये कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी कुछ होगी। दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी अलग अलग हो गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को एक बर्तन में मिला दिया, मिक्स हो गया, तो ये अलग से सॉल्यूशन तैयार हुआ। मिक्स होने के बाद इसके वॉल्यूम का क्या होगा, सोचिए वॉल्यूम का क्या होगा। ये एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, इसमें हमने किसी सॉल्यूट को डाल करके एक सॉल्यूशन बनाया ऐसे, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिया, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। इस सॉल्यूशन का अपना कुछ वॉल्यूम होगा। एक और कंटेनर लिया,
ये इसमें भी एक सॉल्यूशन लिया, ये ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें एसिड घोल रहे हैं तो इसमें भी क्या घोलेंगे, एसिड। इसमें बेस डाले हैं तो इसमें भी क्या लेंगे, बेस, ठीक है। सो एसिड मिक्स विथ एसिड या बेस मिक्स विथ बेस, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलता हूं ये सॉल्यूशन एसिड का है, एसिड का है, तो ये भी किसका होगा, एसिड में एसिड मिलाना चाहता हूं मैं, ठीक है। और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा, मिक्सचर वाला सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी निकालना चाहता हूं, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, मैं 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर ले सकता हूं, इसको भी कुछ भी ले सकता हूं। जरूरी नहीं कि इसको 1 लीटर लिया तो इसको भी 1 लीटर लूंगा। मैंने बोला मैं इसको 3 लीटर ले रहा हूं, इसको 5 लीटर ले रहा हूं, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग हो गया। इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, मैंने इसके वॉल्यूम का नाम रखा V1, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम का नाम रखा V2। वॉल्यूम का मीनिंग समझ में आ रहा है, ये 1 लीटर 2 लीटर, ये 10 लीटर 50 लीटर जो भी लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सॉल्यूट डाला है, बाहर से एसिड डाला है, एसिड, एसिड हमारा सॉल्यूट है, ठीक है ना। पानी में एसिड मिलाया है तो हम इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं। सॉल्यूट हमारे ऊपर, हम कितना भी डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें भी हमने बाहर से सॉल्यूट मिलाया है, एसिड वाला सॉल्यूट। इसको भी हम अपने मर्जी से कम ज्यादा कुछ भी डाल सकते हैं, डालेंगे ना। तो इसमें सॉल्यूट है और इसका कुछ वॉल्यूम है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कुछ होंगे ना। अब इसमें मैं कम डालूं ज्यादा डालूं, नंबर ऑफ मोल्स तो कुछ ना कुछ होंगे, कुछ डालोगे तो मोल तो आ जाएंगे। 1 दाना 2 दाना 4 दाना 10 दाना, 1 मोल में कितने दाने होते हैं, Na, और Na कितना होता है 6.022 10 to the power 23, इतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं, ठीक है। अच्छा है, आपको याद है ये। अच्छा, इसमें हमने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट के कुछ ना कुछ मोल तो होंगे। हमने मान लिया इसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं, N1। इसमें भी हमने सॉल्यूट डाला, इसमें भी सॉल्यूट के कुछ ना कुछ मोल तो होंगे, नंबर ऑफ मोल N2, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अगर इसमें सॉल्यूट के कुछ मोल्स हैं और इस सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। तो इस सॉल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा। मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी है M1 और इसकी मोलैरिटी है M2। मोलैरिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। मोल किसका होता है, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूट के। तो एक सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम V2 है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ और हो सकती है, M2 है। हमने दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। ये मिक्स, दोनों को मिक्स किया और ये एक तीसरा कंटेनर ले लिया, ये इसमें मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद आप मुझे ये बताइए कि इसके वॉल्यूम का क्या होगा। ये 1 लीटर पानी था, ये 3 लीटर पानी था, दोनों को मिक्स कर दिए तो ये कितने लीटर पानी हुए, 4 लीटर। समझ में आया। ऐसा होता है ना, होता है ना, 2 लीटर प्लस 2 लीटर मिक्स कर रहे हैं तो कितना लीटर बन जाएगा वो, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इस मिक्स होने वाले सॉल्यूशन का, मिक्सचर का या रिजल्ट सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। और इसकी मोलैरिटी कुछ हो जाएगी कि नहीं। मोलैरिटी किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ मोल से, है ना। इसमें N1 नंबर ऑफ मोल्स थे तो इसकी कुछ मोलैरिटी आई थी M1। इसमें N2 मोल थे तो मोलैरिटी आई थी M2। इसमें कितने मोल हो जाएंगे, देखिए इसमें कितने पार्टिकल थे N1, इसमें कितने पार्टिकल थे N2, दोनों को मिला देंगे तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे, N1 प्लस N2 होंगे कि नहीं होंगे, N1 प्लस N2 पार्टिकल होंगे। भाई ये तो नंबर है ना, नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा ये। अरे भाई ये नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज होता है, पार्टिकल के नंबर्स होते हैं, है ना। मैंने बोला ये 1 मोल है,
इसमें 1 मोल मैंने सॉल्यूट डाला। कितने मोल डाला? 1 मोल। 1 मोल सॉल्यूट डालने का मतलब क्या? कितने पार्टिकल डाले मैंने सॉल्यूट के? 6.022 10⁻23 इतने पार्टिकल डाले। इसमें भी मैंने 1 मोल डाला, तो इसमें भी कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूट के? 6.022 10⁻3। दोनों को मिला दिया तो इसमें कितने पार्टिकल हो गए? कितने हो गए? दुगना हो गए, हो गए ना। तो इसके मोल है N1, इसके मोल है N2, दोनों को मिला दिए तो पार्टिकल तो यहां आ गए ना, जमा हो गए मिलके। तो कितने हो गए? ये प्लस ये, है ना। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू, इसका जो भी नाम हम रखना चाहें, N3 रख देते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? N3। हो जाएंगे दोनों मिलजुल के, हो जाएंगे, हो जाएंगे पक्का। अब आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था? देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही बनाया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये होता है, होता है। तो अगर पहले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल N1 है तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? M1V1। दूसरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल N2 है तो मोलैरिटी कितनी होगी? M2V2। तीसरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल N3 हो गए हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद जुड़ गए हैं, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? बोलिए बोलिए। हाँ, इसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा, मान लेते हैं कितना? M3 जुड़ने के बाद। तो मोलैरिटी कितनी हो गई? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है इसकी? M3। और वॉल्यूम कितना है इसका? ये। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकलेगी? इसको इधर ले आओ, ले आए तो M3 कितना हुआ? M3 इज इक्वल टू M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आ गई मोलैरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, मिक्सचर की। समझ में आया? लेकिन ये तभी लगेगा जब ये और ये कैसे सॉल्यूशन होंगे? सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अगर ये अलग अलग हो गए, एक एसिड है एक बेस है, तो 11th में पढ़ा है आपने ये, एक एसिड और एक बेस का सॉल्यूशन हम मिलाते हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे के बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट को कैंसिल कर लेते हैं। नहीं समझे? जैसे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है 10, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 50। इसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 10। इसमें कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट? 50। तो 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो रिजल्टेंट कितना बचा ग्राम इक्विवेलेंट? 40। उस 40 से फिर हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे और नॉर्मेलिटी से फिर हम मोलैरिटी निकालेंगे। पहले नॉर्मेलिटी निकाला जाएगा। ये आपने किया है कि नहीं किया है? किया है। तो मैं उसको यहाँ नहीं करा रहा ना, उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी अभी। अगर पड़ेगी तो जहां पड़ेगी वहां मैं इसको बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। ओवरव्यू आप समझ गए कैसे बनाते हैं, ठीक। अब ये चीज आपको समझ में आया, ये एसिड तो ये भी एसिड मिक्स हो गया, तो मिक्सचर का मोलैरिटी कैसे निकलता है? ऐसे। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? नंबर ऑफ मोल्स पर। इसमें N1 मोल है, इसमें N2 मोल है, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो मोल कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2, जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? N3। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो इस पे इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? और ये आ गया हमारा रिजल्ट। समझ में आया? इसी तरह से हम इसका नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट E1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट E2, मिक्स कर दिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E3, जो किसके बराबर है? E1 प्लस E2 के बराबर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नॉर्मेलिटी इनटू, सेम ना, सेम ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है ना? हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। अब आप समझ गए? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो नॉर्मेलिटी के केस में ये क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट का नॉर्मेलिटी N3 इज इक्वल टू N1V1 N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सेम रिजल्ट, सेम, ठीक है।
ये चीज समझ में आया? तो ये मिक्सचर की कहानी हो गई। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? सेम सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे, सेम सब्सटेंस। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंसेस, एसिड विथ एसिड, बेस विथ बेस। ठीक है, एसिड बेस जब मिलाएंगे तो फिर कहानी अलग अलग हो जाएगी ना, ये याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे फिर कैसे बनता है, आएगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम फॉर्मूला, अच्छा एक और रह गया था ना, फॉर्मेलिटी, यहीं पे नोट कर लीजिए। ये 8वां नंबर था, 9th नंबर फॉर्मेलिटी। फिर हम न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये भी मोलैरिटी की तरह ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी किसके लिए हम यूज़ करते हैं? देखिए, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में अंतर क्या है। अगर सॉल्यूट हमको मॉलिक्यूल्स में दिए हुए हैं, कंपाउंड में, तो हम मोलैरिटी देखेंगे। लेकिन वही सॉल्यूट अगर सॉल्ट दे दिया है, आयनिक कंपाउंड, तो फिर हम उसका क्या निकालेंगे? आयनिक कंपाउंड का कभी भी मोलैरिटी नहीं निकलती। उसका क्या निकलेगा? उसी मोलैरिटी का नाम चेंज करके हम क्या रख दे रहे हैं? फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का मोलर मास नहीं निकलता। हम मोलैरिटी में क्या करते हैं? मोल्स निकालते हैं ना। मोल कैसे निकलता है? मास अपॉन मोलर मास। और किसी आयनिक कंपाउंड का मोलर मास नहीं निकलता, तो क्या निकलता है? फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। इसलिए हम उसका नाम मोलैरिटी रखने के बजाय क्या रख देते हैं? फॉर्मेलिटी। बाकी कैलकुलेशन वही है, मोलैरिटी जैसा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? पक्का? सो फॉर्मेलिटी क्या होना चाहिए? मोलैरिटी क्या चीज है पहले ये बताइए। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना। तो यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने के बजाय क्या ले लें? क्या ले लें? क्या ले लें? हाँ, नंबर ऑफ आयंस लोगे। क्या करेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास ले लेते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी में लेते थे, ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, दिस इज फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात समझ में आया आपको? ये किसके लिए हम निकालते हैं, इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन में नोट भी कर लीजिए। लिखिए, आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ionic compound like NaCl, KCl, CuSO4, etc. exist as do not exist as a molecule, do not exist as a molecule but a formula unit। क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं ना, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं। उस क्रिस्टल के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो ये जितने भी सॉल्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ, या इस तरह जितने भी सॉल्ट होते हैं, वो सब के सब किस तरह एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? फॉर्मूला यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। आपने सॉलिड स्टेट का चैप्टर नहीं पढ़ा ना, ये तो आपको समझ में आता कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। इस साल हटा दिया आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये सब के सब मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फॉर्मूला यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में नोट करिए, मोलर मास आर एक्सप्रेस्ड एज ग्राम फॉर्मूला मास। मोलर मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? यहाँ ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, सॉल्ट के लिए हमेशा हम ग्राम फॉर्मूला मास लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया?
ठीक है, अब ये हमने बना लिया। ठीक है, फॉर्मेलिटी यही है। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, इसकी यूनिट क्या लेंगे हम, ग्राम फार्मूला मास का, वही फार्मूला मास डिवाइडेड बाय लीटर। तो यूनिट क्या बन गई, फार्मूला मास पर लीटर, यही इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, दिस इज फॉर्मेलिटी, नोट कर लीजिए।